श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसका लघु रूप हम अलग से लघु पंचांग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं ऋग पंचांग से लिए गए, छवि, ध्वनि तथा कुछ प्रख्यात व्यक्तियों की जन्म तिथि आदि हम गूगल से लिए हैं और यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा पाने में हम समर्थ हो। पंचांग के 5 अंग होते हैं। दैनिक पंचांग के भी प्रस्तुति है, उसके भी 5 अंग और पहला भाग इनका पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग का पंचांग मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं, करते रहते। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज भ्रमण कर रहे हैं और अस्थायी रूप से जिस नक्षत्र में कुंडली में विराजमान है, दोनों का ताल मिलकर आज का कैसा दिन रहने की संभावना है, संकेत क्या मिलते हैं, यह हम प्रस्तुत के द्वारा जानते हैं और इसे तारा बल कहते हैं। मुख्य रूप से यह मूलतः यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नव तारा चक्र पद्धति सभी ग्रहों से संबंधित कैसे रहेंगे, कैसा फल देंगे, यह बताता है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे, किंतु नव तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे भविष्य के बारे में, पूरे ग्रहों को लेकर चलता है, जबकि तारा बलन केवल चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उससे होता है। और आज के बारे में बता। तीसरा भाग नक्षत्र की तरह राशि, चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से विराजमान है जन्म कुंडली में और स्थायी आज राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौपड़िया बोर्ड से है, जो आज का कौन सा शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, यह शुभ कार्य करने के लिए भी उपयुक्त होता है, यह भी आज से संबंध रखता है। तो यह आपके लिए दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्य या नए कार्य की शुरुआत के लिए उपयोगी माना जाता है। साथ ही साथ कुछ विशेष कार्यों के लिए भी यह उपयोगी है, तो प्रस्तुति में विशेष चर्चा करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के अंक में हम पलते हैं, बढ़ते हैं और अंकों के पीछे हम भागते हैं और अंकों के पीछे दीवानगी होती है। तो अंकों को होल्ड करने, अंकों को साफ करने, कुछ अंक हमारे लिए लाभदायी हो सकते हैं, कुछ अंक हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। अंक ज्योतिष से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से अंक शुभकारी है और कौन से अशुभ है। और आज का विभिन्न तिथियों को, विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक का दिन कैसे होने के संकेत हैं, यह हम अंक ज्योतिष के 5वें भाग से जाने। तो विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे, तब तक आपको ले चलते हैं थोड़ी चर्चा पंचांग पर करते हैं। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, ये बिल्कुल सही है, किंतु यह वहीं तक सीमित नहीं है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है, महत्वपूर्ण कार्य भी है, जो कि शुभ और अशुभ मुहूर्त से ज्यादा महत्वपूर्ण। पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है,
पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए, आइए पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के फल। तो चलिए, पंचांग का अनुसरण करें, कराएं, और यह करते हुए हम चलते हैं अपनी प्रस्तुतियों में। प्रस्तुति सभी पांचों भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और उपयोगी है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 19 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5026। आज का सूर्योदय 5:37 पर, सूर्यास्त 5:49। सनराइज एट 5:37 AM, सनसेट एट 5:49 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के पांचों अंग, वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 11:36 तक, त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो ऋत तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:05 तक अश्लेषा, उसके बाद माघा। योग रात्रि 8:41 तक सिद्ध, उसके बाद साध्य। करण दिन के 11:27 तक गर्भ, उसके बाद वनिश। और पुनः बता दें, करण दिन के 11:27 तक गर्भ, उसके बाद देर रात्रि 11:36 तक वनिश, और फिर वृष्टि मतलब। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, क्या भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभ तक। तो भोलेनाथ को नमन करते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी है। दोनों तिथियों में भोलेनाथ त्रयोदशी जब तक भोजन पर है, उसके बाद शमशान में है। दोनों शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:07 तक, अमृतकाल प्रातः 5:35 या सूर्योदय से 7:15 तक। और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:45 से 2:34 तक। गोधूली बेला संध्या 5:49 से 6:13 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:20 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल 10:11 से 11:45 तक। गुलिक काल प्रातः 7:08 से 8:40 तक। यमगंड अपराह्न 2:46 से 4:18 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7:35 से 9:15 तक। भद्रा दिन के 11:36 से कल के सूर्योदय तक। और गण मुहूर्त प्रातः सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। इस और आज का जो भद्रावास है वह पाताल में है, मृत्यु लोक में है, जो कि शुभ नहीं। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार बुध देव और शुक्र देव शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कमजोर है। और सूर्य देव
तथा मंगल देव अभी भी बाल्यावस्था में है। बृहस्पति बृहस्पति देव वृद्धावस्था में है, क्योंकि वे राशि परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर को। इस प्रकार बुध देव अपने कन्या राशि में उच्च होकर मूल त्रिकोण राशि में अस्त होकर बैठे। इस प्रकार यदि कहें तो मित्र राशि में एक ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 2 ग्रह। बुध देव बुध देव की राशि में 3 ग्रह, सरसूस की राशि में 2 ग्रह और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशि में एक एक। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रह को देखें तो मित्र की राशि में कोई नक्षत्र नहीं, मित्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम के नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में 4 ग्रह है। और अपने नक्षत्र में जो 4 ग्रह हैं वे हैं सूर्य देव, मंगल देव, बृहस्पति देव और शनि देव। चंद्रमा और राहु 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। केतु और शुक्र आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र केतु के नक्षत्र। इस प्रकार सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्र और राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। आपको हम दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो चंद्रमा किस नक्षत्र में है आज और जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार कैसा फल होगा, यह हम इसे जान। चंद्रमा इसे तारा बलन कहते हैं। आपके समक्ष जो सारणी है, तारा बलन के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है उसमें नक्षत्रों के नाम है। वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं कि चंद्रमा आज कहां भ्रमण कर। और तारा बलन के नीचे जो वर्टिकल रोज है, ये चंद्रमा जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं, ये इनके नाम है। और जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है और आज जहां नक्षत्र जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वो दोनों को रोज और कॉलम को मिलाकर जहां मिलन होता है वही आज के दिन के संकेत में। जब भी आज का तारा जन्म विपत प्रत्यय और नैथन्य में होता है, इसका तात्पर्य है कि आज का दिन शुभ नहीं। वैसी स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और विशेष कार्यों प्रारंभ करने से वर्जित, कार्यारंभ न करें, क्योंकि उसमें लाभ होने की संभावना कम है। उपाय कुछ भी न करें, केवल त्याग करें, यही सलाह है। यह ताराबलम मूलतः इस ताराबलम से हम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज के बारे में जानते हैं, किंतु यह मूल रूप से 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रह के बारे में जानते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। किस व्यक्ति से संबंध हमारा शुभकारी होगा, किससे अशुभकारी, यह भी हम जानते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में ग्रह कैसा फल देंगे, दशा महादशा का फल कैसा होगा, यह सभी हम पहले से जान सकते। इसे 9 तारा चक्र पद्धति पर कहते हैं और यह मूल रूप से यह सिद्धांत पर है कि ग्रह के अपने फल नहीं होते, ग्रह अपना फल नहीं देते, ग्रह नक्षत्रों के फल देते। यानी ग्रह का मन नक्षत्र होता है, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते। अब प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किसका फल देंगे। इसे तो 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखते गए। पहला से 9वां तक एक में, 10वां से 18वां तक दूसरे में, 19वां से 27वां तक तीसरे में।
और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतुदेव पहला ग्रह, शुक्रदेव दूसरा ग्रह, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और नौवां बुध। अब ग्रहों को नक्षत्रों से कैसे जोड़ा गया या नक्षत्रों को ग्रहों से कैसे जोड़ा गया? तो पहला नक्षत्र हर भाग से जो हुआ, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को दिया गया, पहला ग्रह। उसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया। और इसी क्रम में चलते हुए बुध को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार है। केतु देव के नक्षत्र में अश्विनी माह का मूला, शुक्र देव के नक्षत्र में भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़, सूर्य में कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़, और यही क्रम में चलते हुए अश्लेषा ज्येष्ठा और देवकी में बुध का नक्षत्र, यानी ये बुध इसके स्वामी बने। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण। जन्मपत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी को आप पकड़ें और वहां से गणना आरंभ करें और फिर आगे बढ़ते जाए। पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है, दूसरा चौथा छठा आठवां और नौवां ग्रह सुफलदायी होते हैं, और फिर पहला तीसरा पांचवां सातवां ग्रह असुफलदायी। गणना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी किसी जातक का जन्म मंगल के नक्षत्र में यदि हुआ है तो दूसरा ग्रह राहु बनेंगे, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवां बुध, केतु छठा, शुक्र सातवां, सूर्य आठवां और चंद्रमा, सॉरी अगर मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है यस, तो पहला ग्रह मंगल, दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवां बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य और नौवां चंद्रमा। अब इस जातक के लिए आप देखें पहला तीसरा पांचवां सातवां कौन कौन नक्षत्र। तो यदि हमको जन्म कुंडली में देखती है कि मेरा पैसा कैसा होगा, कहां से पैसा आएगा, तो हम दूसरे ग्रह को पकड़ते हैं। दूसरा ग्रह राहु होते हैं। राहु जिस जन्म कुंडली में जहां बैठे होंगे संभावना ज्यादा होगी, उससे संबंधित कार्य करने से ज्यादा लाभ मिलते। हमने टिकोट किया ना जन्म कुंडली में कि ग्रह कैसे फल दे रहे। राहु नाम से ही है, राहु फल कैसा देंगे, किंतु संपत्ति के कारक है इस जातक के। अब इसी तरह से यदि हम देखें तो पहला तीसरा पांचवां सातवां ग्रह तो फलदायी नहीं होते। और इस अगर हम इस जातक के लिए देखें मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, तो पहला मंगल, तीसरा बृहस्पति, बुध सातवां, पांचवां और शुक्र सातवां, ये सभी नक्षत्र ग्रह अशुभ फलदायी होते हैं। अब इन ग्रहों की पहचान जब हो गई तो इनकी दशा महादशा हमारे लिए कैसी होगी ये आगे से हम जान सकते हैं। शुभ ग्रहों की महादशा शुभ कार्य का निष्पादन करेंगे, अशुभ ग्रहों की महादशा हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे, अशुभ चुनौती को स्वीकार करेंगे, अशुभ जो अशुभ होंगे उसके चुनौती को स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ ग्रहों के बारे में जान सकते हैं जन्म कुंडली में कैसा ग्रह होगा। और पहला तीसरा पांचवा सातवां नक्षत्र जो हुए उनके में ये ग्रह, पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह जो हुए उनके नक्षत्र जो हुए तीन तीन, उसमें जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक, और उनसे यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए लॉस का ही कारण बने। इस तरह से हम सब कैसे संबंध होंगे ये सब हम जान सकते हैं। इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए हमने YouTube पर नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति, सटीक पद्धति, इस पर हमने एक वीडियो डाला है जो आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा, और आप इससे अपने घर के से आरंभ करें, रिश्तेदारों से आरंभ करें, ताकि देखें कि कहाँ फल या कैसे मिल रहे हैं, और उसी अनुसार आप अपने आप को कार्य में परिणत उसको कार्य में उसको परिणत करें और सुफल
चुनौती जब हो तो सावधान। अब आपको लेकर चलते हैं आज के 9 तारा चक्र पद्धति ताराबलम पर। ताराबलम के अनुसार आज का कैसा फल है। आज चंद्रमा पहले भाग में सुबह 7:05 तक अश्लेषा है, उसके बाद फिर माघा में जाएंगे, यानी अश्लेषा और माघा 2 भाग। और यदि किसी जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में है तो दोनों भाग जातक के लिए मित्र और अति मित्र होंगे, जो कि सुखकारी, क्योंकि ये भरणी से, यदि कहें भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा से ये ग्रह या ये नक्षत्र 8वां 9वां बन तो शुभकारी। उसी तरह से यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में यदि हुआ है तो पहला भाग विपद का होगा होने की संभावना, दूसरा भाग क्षेम का होने की संभावना। इस प्रकार हम पहले से जान सकते हैं कि कैसे फल होंगे। और जब हम पहले से जानें कि आज का दिन कैसा होगा तो हम कार्य योजना उसी अनुरूप बना सकते, सावधानियां बरत सकते। अब उपाय के तौर पर आप पूछें कि आखिर उपाय क्या है, तो बंधुओं, उपाय आपको यही बताते हैं कि जोखिम न लें। आप आज का दिन यदि जन्म, विपद, प्रत्यय और धन्य में आपका तारा पड़ता है तो सावधान रहें। कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उसे टाल। जानकारी के लिए हेतु हेतु हम बता रहे हैं कि केवल हम जो प्रस्तुति दे रहे हैं उपाय के तौर पर, इसका उपयोग न करें क्योंकि इसकी प्रमाणिकता साबित नहीं। तो जन्म में यदि हम देखें तो आज का तारा यदि जन्म तारा में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो भूल को त्याग। मजबूरी हुई तो तिलस्म का सहित स्वर्ण का दान। पुनः बता दें कि यह जो उपाय है यह कंफर्म नहीं है, यह हमने संकलित केवल किया है आपकी जानकारी के लिए, उपयोग के लिए नहीं। इस प्रकार हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। हम आपको तीसरे भाग में ले आए हैं जो चंद्र बलम है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उससे संबंधित है। तो आज चंद्रमा 7:05 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। और इस प्रकार यदि कहें तो चंद्रमा वृषभ राशि में, वृषभ राशि के जातक के लिए, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं प्रातः 7:05। उसके बाद में जब वे सिंह राशि में जाते हैं तब मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए तीन शुभता के। शेष राशि वाले जातक सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें और सावधानी बरतें, खास करके वाहन चलाते समय या कहीं भी कोई शुभ कार्य में वाद विवाद से दूर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त है जो दर्शाता है शुभ और शुभ काल कौन सा, और यह शुभ और अशुभ समय जब दर्शाता है, और यह काफी उपयोगी है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई हम नया कार्य आरंभ कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम शुभ कार्य में शुभता लाने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर दे। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पे पोस्ट किया है। फिर भी आपके जानकारी के हेतु हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया होता है और 8 चौघड़िया में से 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ क्योंकि उनको 7 साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करना। और इस प्रकार हम कहें कि 7 चौघड़िया, 7 साप्ताहिक दिन और 7 साप्ताहिक दिन के साथ शासक ग्रह, और इस प्रकार ये सभी शासक ग्रह कोई विशेष कार्य के लिए उपयोग, इसकी सूची आपके समक्ष उपलब्ध। अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपलब्ध उपयोगी। तो इस प्रकार हम
चौघड़िया के कार्यों को उपयोगिता पर ज्यादा हम समझ सकते हैं, ज्यादा जान सकते हैं और उसके अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। दैनिक कार्य आदि को में भी इसका उपयोग होता है। तो आज का चौघड़िया के बारे में हम जानने के प्रयास करें। इसके पूर्व यह बता दें कि दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। तो आज का चौघड़िया कैसा है, ये चलिए देखते हैं। आज का चौघड़िया, आज दिन शुक्रवार से है, इसलिए चर चौघड़िया से दिन समाप्त है, चर चौघड़िया से आरंभ है, चर चौघड़िया से समाप्त। दिन में अमृत चौघड़िया आज वार बेला से ग्रसित है और काल चौघड़िया काल बेला और राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 8:46 से 10:15 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया मुहूर्त पर चर्चा। और अब आपको ले चलते हैं पांचवें और अंतिम भाग में। यह अंक ज्योतिष के बारे में बताता है। अंकों का हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। हम अंक के साथ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक के साथ जन्म लेते हैं, अंकों के साथ हम खेलते हैं, अंकों के अंक में रहते हैं और अंकों के पीछे हम भागते भी। अंक हमारा पीछा भी करती है और हम अंकों का भी पीछा करते हैं। कुछ अंक हमारे लिए लाभकारी होते हैं, कुछ अंक हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और यही अंक ज्योतिष का काम है कि आपके कौन कौन अंक आपके लिए आपके जीवन को संतुलित करते हैं, परेशानी में डालते हैं, उन अंकों को पहचानें और उपाय करें। ना अंक ज्योतिष में सीखना बहुत आसान है, उसका उपाय भी करना बहुत आसान है। क्योंकि अंक ज्योतिष 1 से 9 तक के अंक में ही काम करता, यह एकल अंक में ही काम करता है। जबकि अगर कोई एकल अंक से ज्यादा अंकों वाले समूह आ जाए हमारे साथ, तो हम उन्हीं में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं। इन एक अंक, हाँ, शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। इन अंकों को 1 से 9 तक जो अंक है, इन अंकों में पांचवा अंक ऐसा होता है जो संतुलन का काम करता है, क्योंकि यह मध्य में आता है और ये अंक के शासक ग्रह अलग अलग है। एक के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा के बुध, छठा के शुक्र, सातवां के केतु, आठवां के शनि, नौवां का मंगल। और इनको जो ये अंक है, इनको अंकों की दुनिया में विशेष नाम से उनकी उपयोगिता के अनुसार जाना जाता है। एक को राजा या कार्य से, दो को चंद्र, दो को रानी से या पार्टनर से, तीसरे को गुरु से या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम को तोड़ने वाले व्यक्तियों से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, सात को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिनको किसी भी घटना का, आगे घटने वाली घटना का पूर्वाभास हो, उनसे, आठवां को अधीनस्थ, अपने अधीन रहने वाले व्यक्ति, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग आदि, तथा न्यायाधीश, और नौ सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। तो ये रहे अंकों के विभिन्न शासक ग्रह और अंकों को हम कैसे जानते हैं। जन्म तिथि हमारे लिए एक तरह का अंक होता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। उससे कुछ अंक हम निकालते हैं जो अंक हमारे लिए उपयोगी हो। जन्म तिथि, तिथि में वर्ष, माह और तिथि, वर्ष और माह हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक या दो अंकों के होते हैं। तिथि से हम मूलांक निकालते हैं, जिसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि और माह और वर्ष से हम भाग्यांक निकालते हैं। जिस तरह से यह बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में अच्छा तालमेल होना चाहिए। मूलांक को ड्राइवर कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं। तो ड्राइवर और कंडक्टर का अच्छा तालमेल अगर नहीं हुआ तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आती। इस प्रकार हमें सुनिश्चित कराना है अंक ज्योतिष के अनुसार कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र। यदि शत्रुता पर आए तो फिर हम एक ऐसे अंक को खोजते हैं जो कि इसे संतुलित कर सके, जो दोनों का मित्र।
उदाहरण स्वरूप 9 और 6 आपस में शत्रु हैं और इनको संतुलित एक ही अंक कर सकता है जो कि 5 है। एक अंक भी संतुलित कर सकता है लेकिन 5 ज्यादा संतुलित कर। अब हम इसको संतुलित करने के लिए अंक लाएं कहां से? सबसे पहला जो स्रोत होता है जो हमारा अपना क्रिएशन होता है। यहाँ बताते चले स्टैटिक नंबर वो होता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, जो बदलते नहीं। और डायनेमिक अंक वो होता है जो हम बनाते हैं, हमारे रिश्तेदार बनाते हैं और वह बदले जा सकते। तो आप सबसे पहला जो होता है वह नामांक होता है। आप आश्चर्यचकित हो गए ना कि नामांक का पहला अक्षर कैसे, नामांक का अक्षर कैसे अक्षर होगा, अंक कहाँ से आया? जी हाँ, नाम में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं, अल्फाबेट्स प्रयुक्त होते हैं, उनके ही वैल्यू हैं, उनके अंकीय मूल्य होते हैं और उसी अंकीय मूल्य से हम उसे बदलते हैं। प्रस्तुत है ये जो तिथि है, जन्म तिथि आज की 18/9/1950। जी हाँ, ये सबाना आजमी मैडम का। आप देखें इनके नाम का पहला अक्षर 9 से शुरू हुआ, 3 से शुरू हुआ है और आगे देखेंगे कि 6 का जो भाग्यांक है उसका 3 शत्रु है। 9 और 6 आपस में शत्रु, 9 और 9 ही आपस में शत्रु। इस प्रकार आप देखेंगे कि नामांक और भाग्यांक, मूलांक दोनों आपस में शत्रु। नाम का पहला अक्षर जो अंक दे रहा है वह भी भाग्यांक का शत्रु। इससे समस्याएं आती है। ये रही आपके पास सूची। आप देखें 9 अंक का 6 अंक सबसे ज्यादा दुश्मन, उसी तरह से 6 अंक का 3 और 9 आपस में दुश्मन। तो अब हम 6 अंक के लिए एस अंक से नाम शुरू होता है जो दोनों के लिए लाभकारी नहीं है। और यह सूची भी अलग से हमने रखी है कि कौन से मूलांक और भाग्यांक का कौन सा अक्षर नाम में नहीं होना चाहिए, पहला अक्षर। यह आपके सूचना। और अब आपको हम ले चलते हैं, आप इसका उपयोग करेंगे अपने मित्र, जितना अपनी जो भी आपके पास जनतिथि हो उसका प्रयास करें। यह आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और आजीवन यह अंक जो है आप अपने पास रखें। नवजात शिशु का नामकरण करने के लिए भी यह उपयोग होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। तो हम पहले की प्रस्तुति में भी बताते आए हैं कि सितंबर माह में जो भी जातक जन्म लेंगे किसी भी तिथि को, उनका मूलांक और भाग्यांक एक ही होगा। जी हाँ, आज का भी वही है, 19/9/2025, मूलांक 1, भाग्यांक 1। और एक अंक किसी का शत्रु नहीं होता, इसलिए आज के सभी अंकों के लिए सामान्य है। एक अंक का अगर शत्रु है एकमात्र तो वह 8 अंक है, शनिदेव है। नीचे तबके के काम करने वाले लोग हैं। अगर एक सरकार है तो 8 न्यायाधीश। आप समझ सकते हैं कि 1 और 8 की कैसी बनती है। एक सरकार है तो 8 हमारा ट्रेड यूनियन है, ये जो वर्कर से संबंधित है, नीचे के कार्य हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग। इस प्रकार कहें कि एक का अगर शत्रु है तो 8 है। और 8 अंक वाले जीव जातक हैं, 8, 17, 26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है किसी भी माह का 8, 17 या 26 को, तो उन्हें स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान देना, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, झंझट पटपट से दूर रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आप हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सकें। हम आपसे विदा लें इसके पहले पूर्व अनुरोध करते हैं सभी पुराने और नए सब्सक्राइबर से इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों, शुभेच्छुओं के संग, और ताकि वे भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति के हर भाग। इन शब्दों के साथ शुक्रदेव से प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए आज शुभता आशीष से हुए नवाजे। इन शब्दों के साथ
हम विदा लेते हैं। जय सुखदेव, जय माता।